नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज है 30 जून और 30 जून को क्या मनाया जाता है? 30 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे। एस्टेरॉयड क्या होता है? एस्टेरॉयड एक प्लेनेट जैसी बॉडी होती है, मतलब रॉकी मटेरियल और मेटल्स की बनी होती है। और ये क्या है? फ्री प्लेनेट की तरह सन के चारों ओर या किसी भी तारे के चारों ओर घूमते हैं, तो वो एस्टेरॉयड कहलाती है। क्या उस तारे की या उस सन की क्या कहलाती है? वो एस्टेरॉयड कहलाती है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? अवेयर करने के लिए कि एस्टेरॉयड होते क्या हैं और किस याद में कि 1908 में सेम डेट, मतलब जून 30 को 1908 को क्या हुआ था? रशिया में, आप सब लोग जानते ही हैं, रशिया का जो ये सारा हिस्सा है, ये कैसा है? ये अनइनहेबिटेटेड है। ठीक है, इनहेबिटेटेड नहीं है, यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते हैं, तो क्या है? यहाँ पे बहुत सारे जंगल हैं। ठीक है, और टुंगुस्का नदी, तो टुंगुस्का नदी, एक और क्वेश्चन आपका बनता है, टुंगुस्का नदी कहाँ है? रशिया में। तो टुंगुस्का नदी के किनारे एक एस्टेरॉयड गिरा था, किस तारीख को? 30 जून को 1908 को। और इतना भयंकर था ये कि इसने 2500 के आसपास, 2500 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास के जितने भी दायरे के, मतलब वहाँ पे पेड़ थे, वो सारे के सारे मतलब तहस नहस हो गए थे। कम से कम भी 8 करोड़ पेड़, मतलब 80 मिलियन के आसपास पेड़ मतलब खत्म हो गए थे। तो अवेयर करने के लिए इस दिन को क्या मनाया जाने लगा? वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे। ठीक है, ओके। अब एस्टेरॉयड के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं, तो ठीक है, इस तरह से एस्टेरॉयड आके गिरता है जमीन पे। तो एस्टेरॉयड के बारे में मैंने बताया, एस्टेरॉयड क्या है? रॉक्स का और मेटल का बना हुआ, रॉक्स और मेटल का। तो यहाँ मैं आपको 4 वर्ड बताना चाहूँगा। पहला तो है कॉमेट्स। ठीक है, कॉमेट्स होते हैं आइस के या फ्रोजन गैसेस के कुछ मतलब कण होते हैं, और वो घूमते हैं जैसे सन है, लेट के ये सन है, और वो जब इस सन के पास से गुजरते हैं, 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। कॉमेट किस चीज़ के बने होते हैं? कॉमेट बने होते हैं गैसेस के, फ्रोजन गैसेस के। जब वो सन के पास से जाते हैं, सन की फ्लेयर्स के कारण इस कॉमेट की, लेट दिस इज द कॉमेट बॉडी, तो सन से दूर दूर भागती है ये फ्लेयर्स और ये गैसेस उड़ के। तो पूछ लेते हैं, कई बार ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि कॉमेट्स अगर सन के पास से जाएगी तो सन की तरफ होंगे उसके जो भी मतलब गैसेस रिलीज होंगे, जो पूंछ बनती है वो किस साइड होगी? सन से अवे जाएगा। ठीक है, एक हो गया कॉमेट। ठीक है, एक तो बेसिक डिफरेंस हो गया कि वो बनी किस चीज़ से है, ये तो आइस और गैसी मतलब गैसियस फ्रोजन गैसेस से बनी होती है। दूसरा अपना है, दूसरा वर्ड होता है एक मेटियोरॉइड। मेटियोरॉइड, और मेटियोरॉइड क्या होता है? मेटियोरॉइड भी रॉक्स के बने होते हैं, एस्टेरॉइड जैसे होते हैं। ठीक है, प्लेनेट सबसे बड़े, उससे छोटे एस्टेरॉइड और उससे छोटे मेटियोरॉइड्स। ठीक है, और मेटियोरॉइड्स को आगे 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो मेटिओर्स और एक मेटियोराइट्स। ठीक है, ज्योग्राफी की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। मेटियोर्स क्या है? जब मेटियोरॉइड्स जब धरती पे गिरते हैं या किसी भी प्लेनेट के अगर एनवायरमेंट, लेट दिस इज द प्लेनेट और ये एनवायरमेंट है, अगर एनवायरमेंट में घुस जाएं तो वो क्या कहलाते हैं? मेटियोर्स। बट एनवायरमेंट के फ्रिक्शन के कारण वो खत्म हो जाते हैं हवा में ही, तो वो होते हैं मेटियोर्स। अगर वो धरती पे पहुंच जाएं, एनवायरमेंट में से निकल के भी और गिर जाएं, तो उसको क्या बोलते हैं? मेटियोराइट्स। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं एस्टेरॉयड के बारे में 2-4 फैक्ट जो कि स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं। पहला एस्टेरॉयड कौन सा था? सेरस। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पहला एस्टेरॉयड कौन सा खोजा गया था? सेरस। तो खोज हो गई, कब हुई है? 1801 में। 1801 में खोज हो गई ना इसकी, किसकी? पहले एस्टेरॉयड की, और एस्टेरॉयड का नाम क्या था? सेरस। ठीक है, किसने की थी? यूसेपे पियाजी ने। ठीक है, दूसरा हो गया, इसको नाम किसने दिया है? विलियम हर्शेल ने। कब दिया है? खोज होने से अगले ही साल 1802 में। नामकरण किसने किया है? एस्टेरॉयड को एस्टेरॉयड किसने बोला है? हर्शेल ने, विलियम हर्शेल ने। ये याद रखना, 2 क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के। चलिए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं, मैंने बोला प्लेनेट जैसे होते हैं बट प्लेनेट से छोटे साइज के होते हैं, और ऐसे ही सन के चारों ओर आपको पता है मरकरी, वीनस, अर्थ। ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ लाइन में घूम रहे हैं, लेकिन मरकरी, वीनस, अर्थ, उसके बाद आता मार्स, और मार्स और बृहस्पति जिसे हम बोलते हैं जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में जो ये बेल्ट घूम रही है,
ये एस्ट्रॉइड बेल्ट कहलाती है। बहुत सारे एस्ट्रॉइड घूम रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए कई बार क्वेश्चन आया है कौन कौन से ग्रह के बीच में, जुपिटर और मार्स, बृहस्पति और मंगल के बीच में ये एस्ट्रॉइड बेल्ट घूमती है और इस तरह से घूमती रहती है। याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। चलिए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, भारतीय सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी के पिता किसे कहा जाता है? जो आप जीडीपी मापते हो, इस तरह के जितने भी वो कैलकुलेशंस है ना, जैसे सीएसओ है आज के दिन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वो उसके सांख्यिकी के पिता कौन है इंडिया में? ठीक है, ए ऑप्शन है आर्यभट्ट, बी ऑप्शन है प्रशांत चंद्र महलनोबिस, सी ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, डी ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है पीसी महलनोबिस या प्रशांत चंद्र महलनोबिस। तो पीसी महलनोबिस क्यों इंपॉर्टेंट है? पीसी महलनोबिस, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो पहला जो प्लान था उस पे हमने किस चीज़ के बारे में फोकस किया था? हमें करना था सबसे पहले तो हम भूखे हैं तो खाना खाना है, तो फर्स्ट प्लान में तो क्या था? फोकस था एग्रीकल्चर पे। दूसरे प्लान पे, सेकंड प्लान में क्या था? सेकंड प्लान में हैवी इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज में आपको पता है जैसे ही हम आज़ाद हुए तो 2-4 ही ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, बाकी कोई भी लोग इंडस्ट्री में पैसा नहीं लगाएगा हैवी इंडस्ट्री में, क्योंकि इनका जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा था। मतलब इनको जब प्रॉफिट मिलना था ना, पहले कैपिटल इतनी इन्वेस्ट हो जाती थी कि प्रॉफिट बहुत लेट मिलना था। तो क्या बोला कि स्टेट क्या करेगा? हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस करेगा। तो ये कौन सा मॉडल है? सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान को क्या बोलते हैं हम? नेहरू महलनोबिस मॉडल। ये वही नेहरू महलनोबिस मॉडल है और ये वही पीसी महलनोबिस हैं। और ये किस चीज़ के लिए मतलब फेमस है? ये किसके फादर हैं? ये फादर हैं भारतीय सांख्यिकी के या फिर इंडियन स्टैटिस्टिक्स के। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो ने अपने ट्वीट में ये डाला था। हमारे साइंटिस्ट हैं कौन? पीसी महलनोबिस। 29 जून को क्या था? ये पैदा हुए थे, इनका बर्थडे है 29 जून को, और 28 जून को क्या हुआ था? इनकी पुण्यतिथि थी, इनकी डेथ हो गई थी। तो ये सब कुछ डाला है। जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश किया था इन्होंने? कलकत्ता में। आपको सबको पता है कि कलकत्ता में से ही सब कुछ शुरू होता है, ज़्यादातर चीज़ें, अंग्रेज़ों का भी और हर उसका मतलब जो भी यूरोपियन आया, ज़्यादातर लोगों ने कलकत्ता को ही ज़्यादातर राजधानी बनाया था 1911 तक, जब तक दिल्ली नहीं बनी थी। सीएसओ, ठीक है, फादर ऑफ सीएसओ भी यही हो गए, मतलब ज़्यादातर वो सारा कुछ बेस किसके ऊपर है? पीसी महलनोबिस के सांख्यिकी के ऊपर बेस्ड है, इसलिए वो फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहलाते हैं। और वो पद्म भूषण कब मिला था उन्हें? एक बार देखना है तो देख लीजिए, 1968 में, कभी न्यूज़ में हुआ तो पूछ भी लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट विल बी द मिनिमम एज फॉर वोटर्स टू ऑप्ट फॉर द पोस्टल बैलेट इन द लोकसभा एंड असेंबली पोल्स। लोकसभा हो गया, ठीक है, और राज्यों में असेंबली पोल्स में मिनिमम एज निर्धारित की है क्या? पोस्टल बैलेट। पोस्ट नाम से समझ में आ रहा है, पोस्ट से वोट डाल सकें। पोस्टल बैलेट पेपर से पोस्ट कर देंगे। तो वो न्यूनतम आयु क्या सीमा तय की गई है? ए है 60 साल, बी है 65 साल, सी है 70 साल, डी है 80 साल। ठीक है, पहली बात तो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि कंट्रोवर्सी चल गई है और कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया है। बोला गया है कि 64 साल से अबव जो एज के लोग होंगे उनको क्या किया जाएगा? आगे पोस्टल बैलेट से वो वोट डाल पाएंगे, क्योंकि कोविड-19 महामारी में वो बाहर नहीं निकलना, मतलब बाहर निकलना उनका सेफ नहीं होगा। ठीक है, कोविड-19 का उन्होंने रीज़न दिया है, लेकिन विपक्ष की पार्टियां बोल रही हैं कि बिहार जो चुनाव होंगे, असेंबली इलेक्शन होंगे, उनमें बीजेपी ने फ़ायदा उठाने के लिए किया है। लेकिन हमें क्या याद रखना है? या तो मतलब उनकी वर्डिंग है 64 साल से ज़्यादा, ठीक है, या फिर इसी वर्ड को हम घुमा सकते हैं 65 साल या उससे ज़्यादा। तो जैसे भी क्वेश्चन की मतलब ऑप्शन की वर्डिंग हो उसी तरह से आप लगा देना टिक 65 साल। तो पहले को क्या था? अगर पूछ लें पहले कितना था? 80 साल था जी। ठीक है, 80 साल से ऊपर के लोग क्या कर सकते थे? 80 या उससे ज़्यादा के लोग पोस्टल बैलेट से वो कर सकते थे, वोटिंग डाल सकते थे। निर्वाचन सदन, ठीक है, निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कौन से उसमें आता है आर्टिकल में? तो ये आता है 124A में। 124A में लिखा है देयर शैल बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दैट विल कंडक्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो 124 में क्या है? सारी की सारी चीज़ें इलेक्शन से रिलेटेड, और इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड सारे के सारे प्रावधान कब हैं? 124 से 129 तक। तो याद रखना इसको। ठीक है,
ओके, ठीक है, ये पोस्टल बैलेट से कर रहे हैं इसलिए आप एक बार देख लेना। Which international organization has launched the Alliance for the Poverty Eradication amid COVID-19? ठीक है, क्या है, मैंने बताया यूएन के जो इंपॉर्टेंट 6 अंग हैं, ठीक है, उसके अलावा कुछ एजेंसीज हैं, तो यूएन ने एक और चीज़ शुरू की है, अलायंस। किस चीज़ के अलायंस लिए अलायंस किया है? पावर्टी इरेडिकेशन, मतलब गरीबी हटाओ का कुछ, मतलब इन्होंने लोगों ने देशों ने इकट्ठे मिलकर एक अलायंस बनाया है, और जिसमें इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है, तो ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे तो आपको बता ही दिया मैंने, ऑप्शन क्या क्लियर होगा, ठीक होगा आपका यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में, कौन सी मीटिंग में? उसके 74वें सेशन में ये बात हुई है कि भाई एक अलायंस बनेगा, किस चीज़ के लिए? पावर्टी इरेडिकेशन। क्यों? कोविड-19 महामारी है, गरीबी और भी बढ़ेगी, उससे कंटेन करने के लिए एक बॉडी या अलायंस बनाया जा रहा है जिसमें इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है। कब ये घोषणा हुई है? 74वें सेशन में। 74वें सेशन में उनका होता है यूएन जनरल असेंबली, और जो 74वां सेशन जो इसका हुआ है, उनका का जो 74वां सेशन हुआ है, उसके हेड कौन है? तिजानी मोहम्मद बंदे, तिजानी मोहम्मद बंदे। और तिजानी मोहम्मद बंदे हैं, वो कौन से देश से बिलोंग करते हैं? नाइजीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइजीरिया। ये कब तक रहेंगे? ये 2020 तक रहेंगे। और 2021 में कौन है, मतलब कौन हमारे 2021 के जो नेक्स्ट 75वें UNGA, मतलब उनका सेशन के लिए जो हमारे हेड हैं, वो कौन है? वोल्कोन, एक सेकेंड, वो हमारे हैं वोल्कोन बोजकिर। और वो कौन से देश से संबंध रखते हैं? टर्की से। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्किश हैं वो, ठीक है। कौन? वोल्कोन बोजकिर। कब होंगे वो? 2021 की या फिर 75वें सेशन की जो अध्यक्षता करेंगे उनका की, वो कौन है? वोल्कोन बोजकिर। इससे पहले कौन है? तिजानी मोहम्मद बंदे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन विच स्टेट और यूटी सीरोलॉजिकल सर्वे हैज बीन स्टार्टेड टू डिटरमाइन द स्प्रेड ऑफ कोविड। ठीक है, सीरोलॉजिकल सर्वे कौन से स्टेट या कौन से यूटी में किए जाएंगे? सीरोलॉजिकल सर्वे होता है, 2 तरह के टेस्ट होते हैं वायरस में, ठीक है। एक तो आपका नॉर्मली मतलब स्वैब ले लिया, कोरोना वायरस में स्वैब लेते हैं, ठीक है, आपके नाक में से थोड़ा सा स्वैब निकाल के उसमें एक्टिव वायरस देखा जाएगा। दूसरा होता है सीरोलॉजिकल। सीरो का मतलब सीरम, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा और सीरम होते हैं ना, वो जो सीरम होता है वो ब्लड निकाल के उस सीरम में चेक करेंगे। तो जितने भी ब्लड टेस्ट होते हैं किसी भी वायरस के, डेंगू के, मलेरिया के, मतलब किसी भी उसके मतलब डिजीज़ के, तो वो जो क्या बोलते हैं उसको सीरम में से या फिर ब्लड में से निकाल के लेंगे, तो ब्लड सैंपल लिया जाएगा, तो वो कौन क्या होता है? सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, ठीक है। तो कौन से स्टेट ने किया है? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है सी, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में क्या किया जाएगा? घर घर जाके ज़्यादातर टेस्ट किए जाएंगे, सीरोलॉजिकल टेस्ट्स। तो कौन कर रहा है इसको? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। डिजीज कंट्रोल जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आता है, और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर अपने कौन है इस टाइम पे? डॉक्टर हर्षवर्धन जी। उन्होंने क्या किया है? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने दिल्ली गवर्नमेंट के साथ मिलके उन्होंने बोला है कि कंडक्ट करेंगे हम सर्वे, किस चीज़ के लिए? हम फोकस करेंगे, उनके ब्लड देखेंगे, ब्लड सैंपल में देखेंगे एंटीबॉडी बनी है कि नहीं बनी है, और इसका क्या मतलब मेन फोकस क्या होगा कि एंटीबॉडी अगर बनी है पास्ट में, वो कुछ लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये सारी जांच की जाएगी। तो कहाँ से किया है ये किया है? दिल्ली ने, ठीक है। SARS-CoV-2, कोविड-19 या SARS-CoV-2 एक ही बात है। कोविड-19 कोरोना वायरस की एक फैमिली से आता है, ठीक है। और कोविड-19 को कोविड-19 क्यों कहा गया है कि 31 दिसंबर 2019 को पहला केस आया था वुहान में, चाइना में, इसलिए इसको कोविड-19 कहा गया है। याद है ना, संबित पात्रा से मजाक में पूछ लिया था। तो SARS-CoV-2 क्या है? ये सार्स जो वायरस आया था पिछली बार, उस सार्स का ही म्यूटेट होके ये वायरस आया, इसलिए इसको SARS-CoV-2 भी बोलते हैं। तो ठीक है, आने वाले एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्प पर्व किस चीज से रिलेटेड है? अब संकल्प पर्व क्या है?
क्या वो जंगल लगाने से, एफोरेस्टेशन मतलब आप फॉरेस्ट क्या होता है, वन लगाओगे, पेड़ लगाओगे वृक्षारोपण से, या फिर वाटर कंजर्वेशन से, पानी को बचाने के लिए संकल्प लोगे, या फिर चाइनीज प्रोडक्ट को जो न्यूज़ में चल रही है आजकल बायकॉट करने के लिए, या स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो क्या होगा आपका सही आंसर? तो यहाँ आपका सही आंसर है एफोरेस्टेशन। किस चीज़ के लिए संकल्प पर्व? एफोरेस्टेशन, वृक्षारोपण के लिए। ठीक है, किसने शुरू किया है? प्रहलाद सिंह पटेल जी ने अपने ट्वीट में लिखा है। प्रहलाद सिंह पटेल जी कौन है अपने? ये है मिनिस्टर ऑफ कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की क्या पहल है? संकल्प पर्व। ठीक है, किस चीज़ के लिए है? वृक्ष लगाने के लिए है। और 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक ये संकल्प पर्व चलेगा। इसमें प्लेज ली जाएगी कि हम प्लांट करेंगे ट्री को, और सबको बोला गया है कि वृक्षारोपण करके और अपना चित्र सोशल मीडिया पर डालें। ठीक है, किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। 5 पेड़ हैं इसमें, फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। बेनियान मतलब बरगद, पीपल, आंवला, बेल, ठीक है, और अशोका। ये 5 पेड़ किस चीज के हिस्सा हैं? संकल्प पर्व जो हम मना रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो मना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच अमेरिकन इंजीनियर नेम नासा इज सेट टू रीनेम इट्स हेडक्वार्टर। ठीक है, नासा किस अमेरिकन इंजीनियर के नाम पे क्या शुरू कर रहा है? हेडक्वार्टर का नाम अपना बदल रहा है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेस एजेंसी है ये वर्ल्ड की। तो कौन कौन है? ऑप्शन ए है जॉर्ज फ्लोयड, बी है चार्ल्स ब्राउन, सी है मैरी डब्ल्यू जैक्सन, और डी है कृष्णा कोच। ठीक है, तो यहाँ आपका सही आंसर है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। ठीक है, जॉर्ज फ्लोयड वो आदमी हैं जो पुलिस कस्टडी में जिनकी डेथ हो गई थी और जिसके कारण अमेरिका में प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। ठीक है, उस प्रोटेस्ट के बाद जस्ट बाद थोड़े से दिन बाद चार्ल्स ब्राउन अमेरिकन एयरफोर्स के फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन क्या बने थे? फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन एयरफोर्स हेड कौन बने हैं अमेरिका के? चार्ल्स ब्राउन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है मैरी डब्ल्यू जैक्सन क्या है? फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं अमेरिका की, और ये लेडी है। और कहाँ की साइंटिस्ट है? नासा की। ये नासा में तब से जुड़े हुए हैं जब से नासा का नाम नाका था, NACA। ठीक है, अभी देखते हैं नासा का जो नाम था नेशनल एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन एरोस्पेस था, और ये 1958 में इसका नाम क्या हो गया था? नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और ये कब बन गया था? 1958 में। नासा की कब स्थापना हुई? 1958 में। और 1915 में क्या बना था? नाका बना था, और 1958 में उसका नाम नासा हो गया था। ठीक है, मैरी जैक्सन कौन है? फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल इंजीनियर है, ओके, नासा में। और ये जब से हैं बता दिया मैंने, नाका के समय से। और उन्होंने अपना क्या है? हेडक्वार्टर का नाम क्या बदला है? मैरी डब्ल्यू जैक्सन रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उस मैरी जैक्सन के ऊपर एक बुक आई थी, ये समरी नहीं है, बुक का नाम था हिडन फिगर्स द अमेरिकन ड्रीम एंड द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्लैक वुमेन। ठीक है, हिडन फिगर्स एक बुक आई, और उसी साल क्या हुआ? ये बुक किसने लिखी? ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। ठीक है, मार्गोट शैटरली सॉरी। ठीक है, तो ये हिडन फिगर्स जो बुक आई उसके ऊपर अगले ही साल एक मूवी आई, और ये मूवी का ही सीन मैंने ले रखा है। ये क्या ये किसका रोल कर रही है? देख लो, थोड़ा सा शक्ल भी मिलती है, मैरी जैक्सन का। और मैरी जैक्सन कौन है? फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन साइंटिस्ट है नासा में। अच्छा, नासा की बिल्डिंग का नाम तो रख ही दिया, किसके ऊपर? मैरी जैक्सन के ऊपर, मैरी जैक्सन के नाम के ऊपर। दूसरा, नासा के सामने, हेडक्वार्टर के सामने जो गली है उसका नाम क्या रख दिया? जो वे है उसका नाम रख दिया हिडन फिगर्स वे। और हिडन फिगर्स क्या है? एक नोवेल है, एक मूवी है, जो किसके ऊपर है? मैरी जैक्सन। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल, आशा करता हूं क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए कैंपेन नेम्ड किल कोरोना। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, टिकटॉक बैन हो चुका है, थोड़ा पढ़ाई में अब ध्यान लगाओ। ये भी क्या पता, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा ही हुआ होगा। थोड़ा सा नॉन सीरियस ना रहे और पढ़ाई में ध्यान लगाते रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किल कोरोना अभियान जो है
वो किस स्टेट गवर्नमेंट का है? ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश, डी है असम। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, किल कोरोना नाम का एक अभियान चलाया है और इस अभियान में क्या होगा? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, डोर टू डोर सर्वे करेगी। डोर टू डोर सर्वे करेगी। और जो डोर टू डोर सर्वे करेगी कैसे? जैसे पोलियो अभियान में करते हैं वैसे से सिमिलर सा डोर टू डोर सर्वे करेगी। कब से? 1 जुलाई से, कल से कर देंगे डोर टू डोर सर्वे। ये हैं शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के सीएम। ठीक है, चलिए, हु इज द हेड ऑफ द कमिटी टू इन्वेस्टिगेट द फायर इंसिडेंट हैपेंड इन बागजान ऑयल फील्ड? बागजान ऑयल फील्ड में हुई आग की घटना की जांच करने के लिए कौन हेड करेगा? जो समिति या कमेटी बनी है। ठीक है, ऑप्शन ए है बीपी कटाके, ऑप्शन बी है नीरज कुमार प्रसाद, ऑप्शन सी है सर्बानंद सोनोवाल, डी है नन ऑफ द अबव। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, आपको पता है आग लगी थी कहाँ पे? बागजान ऑयल फील्ड में गैस लीक हो गई थी। तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था। तो इसके हेड कौन बने हैं अभी अभी? बीपी कटाके जी। ठीक है, बीपी कटाके एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और सदाबहार क्वेश्चन है, कौन सा एनजीटी कब बना? 2010। या एनजीटी एक्ट कब आया? 2010। ठीक है, इनकी एक बेंच आई, एनजीटी ने क्या किया, इनको हेड बना के एक कमेटी का और भेजा है कहाँ पे? बीपी कटाके को, कि बागजान ऑयल फील्ड की जांच कीजिए। इससे पहले दूसरा नीरज कुमार प्रसाद के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा, इससे पहले जस्ट बागजान ऑयल फील्ड से पहले एक दुर्घटना घटी थी। कहाँ घटी थी? विजाग में। विजाग विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में क्या घटना घटी थी? एक गैस लीक हुई थी। याद हो तो कौन सी कंपनी थी वो? याद रखना, एलजी पॉलीमर। ये पढ़ते होगे तो जरूर याद रखोगे। एसएससी की अगर तैयारी कर रहे हो तो करंट से रिलेटेड आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। एलजी पॉलीमर्स। गैस कौन सी थी? स्टाइरिन। ठीक है, और एलजी पॉलीमर के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ विशाखापट्टनम और विजाग जो एक्सीडेंट हुआ था, गैस लीक हुई थी, वो स्टाइरिन गैस थी। और उसके ऊपर जो कमेटी बैठी थी उसके अध्यक्ष थे नीरज कुमार प्रसाद। तो याद रखना, बीपी कटाके कहाँ हैं? बागजान ऑयल फील्ड। और नीरज कुमार प्रसाद कहाँ हैं? विजाग में जो गैस लीक हुई थी। ठीक है, ये वही हैं बीपी कटाके जी, ये वही हैं कटाके जी जस्टिस, जो एनजीटी का ट्राइब्यूनल पिछले साल इन्होंने एक बार रेजिग्नेशन देने का भी प्रस्ताव रख दिया था। इनको किस चीज़ का हेड बनाया था? रेट होल माइनिंग होती है, याद हो तो, रेट होल माइनिंग अगर थोड़ा बहुत पढ़ते होगे तो। रेट होल माइनिंग मतलब चूहे जैसे थोड़े थोड़ी इतनी जगह और बच्चों को वहाँ भेजते थे माइनिंग करने के लिए। कौन सा है ऐसा स्टेट जो रेट होल माइनिंग के लिए बदनाम है? तो वो है मेघालय। तो मेघालय गवर्नमेंट ने जब इनको एनजीटी ने भेजा था वहाँ पे, तो मेघालय गवर्नमेंट ने इनको डेटा देने से मना कर दिया था या कुछ ना कुछ छुपा रहे थे, तो इनको अपना काम नहीं करने दे रहे थे। ठीक है, ये उस टाइम भी न्यूज़ में थे 2019 में। अब कहाँ है ये? बागजान ऑयल फील्ड असम के ऊपर ये काम कर रहे हैं। ठीक है, एनजीटी ने एक कमेटी फॉर्म की है, हेड ये है। और समझ गए ना आप? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने उद्योगों में एक निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना नामक एक योजना शुरू की है? इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, कोरोना के कारण बहुत ज़्यादा धंधे मतलब आपको पता है दिक्कत हो गई होगी, तो इन्वेस्टमेंट हर स्टेट को चाहिए। ठीक है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर रखेंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ही पार्ट लगा लो इसको, कि हम आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे बहुत ही ईजिली आप कर सकोगे, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिंग भी ईजिली प्रोवाइड करेंगे। तो और क्या बोलते हैं, कनेक्शंस, बिजली कनेक्शन, फाइल जो है मतलब ई वे से इलेक्ट्रॉनिकली आपकी पास कर दी जाएगी। तो एक महापरवाना नामक एक पर्व भी लेके आए हैं। तो कौन सा स्टेट लेके आया है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा या उत्तराखंड। ठीक है, तो यहाँ आपका सही ऑप्शन है महाराष्ट्र। महा से याद रख लेना, महाराष्ट्र। महापरवाना क्या है? कि इन्वेस्ट करो। कहाँ इन्वेस्ट करो? महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलती है। ठीक है, क्या बोलती है? कहती है इन्वेस्ट करो इंडस्ट्रीज में। कहाँ की इंडस्ट्रीज में? महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज में। ठीक है, वो महापरवाना यहाँ पे है आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द वुमेन फीफा वर्ल्ड कप 2023? पहला क्वेश्चन तो यही हो गया,
वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप वुमेन का कहाँ कब होगा? 2023 में। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका 2023 में होगा भाई। मेन का कब होगा? 2022 में होगा। ठीक है, तो ये कहाँ होगा? ऑप्शन है आपके पास ब्राजील, फ्रांस, जापान या ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में। तो आपका सही आंसर क्या है? आपका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में क्या होगा? वुमेन फीफा वर्ल्ड कप कब होगा? 2023 में। ठीक है, वुमेन का फीफा वर्ल्ड कप इस बार क्यों न्यूज में है? ये अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि 24 टीम से 32 टीमों को अपकमिंग एडिशन में इन्होंने मतलब बढ़ाया है। 32 टीमें हैं, मतलब 8 टीम्स को और बढ़ाया है 2023 के लिए, इसलिए न्यूज़ में चल रहा था, इसलिए आज के करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? मेन का कब होगा? मैंने बताया मेन का होगा 2022 में। कहाँ होगा? कतर। कतर क्या है? एक देश है। कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। और दोहा में किन की बातें चलती हैं? एक साइड से अमेरिकन गवर्नमेंट और एक साइड तालिबान। तो जो समझौते हो रहे हैं तालिबान से और क्या हो रहा है वो कहाँ पे होते हैं? वो कतर में। ज़्यादातर आपने सुने होंगे दोहा। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोहा कहाँ है या कतर की राजधानी क्या है? दोहा। तो फीफा वर्ल्ड कप जो मेन के होंगे वो कतर में होंगे 2022 में, और फीमेल के होंगे वो 2023 में। कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और क्या क्यों न्यूज़ में है? 24 से 32 टीमें कर दी गई हैं, 8 टीमें और आएंगी इस कंपटीशन में 2023 में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं करंट अफेयर की सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।